वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास पे नज़र डालते हैं। आज का क्लास है 18वीं सदी में भारत की स्थिति। कल जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने क्लास 1 लिया था, आधुनिक युग की शुरुआत एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था। तो 16वीं सदी में इंडिया में वो आ चुकी थी, यानी 17 स्टार्टिंग में 1600 में आ चुकी थी। लगभग 1725-30 तक लगभग एज इट इज़ ये रिक्वेस्ट ही बन करके काम कर रहे थे कि हम आपके वहाँ काम आए हैं। और यहाँ के राजा मतलब लास्ट जो मुगल सुल्तान जो ताकतवर था वो औरंगजेब था। औरंगजेब के टाइम तक अंग्रेज आसानी से और अच्छे से मतलब रिक्वेस्ट ही बन करके काम कर रहे थे। उनका कोई इच्छा नहीं था राजनीतिक कंपनी बनने का भी। लेकिन इसके बाद का जो समय आएगा, इसकी मृत्यु बाद जो भी राजा हुए वो बहुत ही कमज़ोर हुए, जिसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अन्य विदेशी कंपनियों ने भी बखूबी उठाया, जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी भी। उस तरह का फ़ायदा पुर्तगाली नहीं उठा पाए थे जिस तरह का फ़ायदा इन दो देशों की कंपनियों ने उठाया। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा किसी ने उठाया तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब कल मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ, किस हिसाब से हुआ। वो रिक्वेस्ट ही थे, जिस रास्ते आए थे वो सामुद्रिक नई दुनिया की खोज हुई थी सामुद्रिक मार्ग के थ्रू। समुद्रिक मार्ग कैसे आए, और उस समय रेड सागर जो लाल सागर है वो भी बंद हुआ करता था। तब स्वेज नहर का निर्माण भी नहीं हुआ था जो भूमध्य सागर से अरब सागर को जोड़ती। तो उनका आना अटलांटिक के थ्रू हुआ था और साउथ अफ्रीका के तट पर आए थे। फिर साउथ अफ्रीका से होकर के ये भारत में कालीकट तक पहुंचे थे। वो पुर्तगाली थे, जिसमें कालीकट वहाँ पे एक राजा थे केरल के ही, जिन्होंने उनकी पुर्तगालियों की अरबों से रक्षा भी की थी। तो अब चलते हैं, जो टॉपिक पे आते हैं 18वीं सदी में भारत। अब ये यहाँ तक स्थिति समझ में आ रही है कि एज इट इज चल रहा है 16वीं सदी से 1600 से लेकर के 1725-30 तक ये किस तरह से काम चल रहे हैं। अब आते हैं 18वीं सदी में। 18वीं सदी का भारत में स्थिति क्या है। अब जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब के बाद कोई ऐसा ताकतवर सुल्तान नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है एक ऐसा घटना घटित होने जा रही है जो अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाएगी। वो है मुगल सल्तनत का विघटन। मुगल सल्तनत का विघटन ये बहुत बड़ा घटना है, जिससे अंग्रेजों को फायदा होने जा रहा है। और उसके अलावा अंग्रेजों को फायदा होगा ही बाद में चल करके, उसके पहले ही यहाँ इसकी कब्र पर, यानी किसी की जब मौत हो जाती है तो कब्र पे ले आता, जैसे उर्दू लफ्जों में, तो कब्र पे अनेक अन्य राज्य का उद्भव हुआ। कुछ उसमें उत्तराधिकारी राज्य हुए, कुछ विद्रोही राज्य भी हुए। उत्तराधिकारी राज्य स्वयं इनके ही दरबारी या मंत्री हुआ करते थे, जिसमें मुर्शिद कुली का, सादत खान वगैरह थे। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना, सादत खान ने अवध का राज्य की स्थापना की। तो ये इनके ही अंतर्गत हुआ करते थे। तो मतलब जब कमजोर कोई पड़ जाएगा, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, राज्य में ही आप घर में ही अगर कोई कमजोर पड़ जाता है, जो पहले लीडर हुआ करता था, तो अनेक लीडर उत्पन्न होने लगते हैं उसी घर में, उनके अगेंस्ट। वो अपना काम अपना कानून जैसे चला, जैसे संयुक्त परिवार होता है, धीरे धीरे वो लीडरशिप की वजह से ही और अर्निंग की वजह से ही चीज़ें लघु परिवार की तरफ खिसक जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से मुगल सल्तनत का भी विघटन हो चुका था और उसके कब्र पर उत्तराधिकारी राज्य और विद्रोही राज्य भी
का उद्भव हुआ। तो आप देखिए, मुगल सल्तनत के विघटन पर दो प्रकार के राज्यों का उद्भव हुआ। एक उत्तराधिकारी राज्य, यानी जो इन्हीं के अंतर्गत काम करते थे वो, दूसरे विद्रोही जो स्वतंत्र थे पहले से ही लगभग, हालांकि उनका छोटा हिस्सा हुआ करता था लेकिन स्वतंत्र थे, विद्रोही राज्य की जो मैं बात कर रहा हूं। तो उत्तराधिकारी राज्य जिसमें हुआ, जिसमें बंगाल मुर्शिद कुली खां के अधीन, अवध सादत खां के अधीन, ये लोग इनके सूबेदार और नवाब हुआ करते थे। जो राजा अगर अकेले शासन कैसे कर सकता है, हर क्षेत्र को अपना अपना बांट दिया था कि भाई हमें कुछ रकम या टैक्स चुकानी होगी, बाकी वहां आप अपने हिसाब से काम करिएगा। लेकिन ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं होती। आप देखते हैं यहाँ पे स्टेट का अपना पावर होता है, सेंटर का अपना पावर होता है, तो वो हर मामले में इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन जब कोई एक राजा वाले परिवेश में रहेगा, यानी कि राजतंत्र की व्यवस्था में रहेगा, तो वहां पे एकमात्र जो ताकतवर होता है वो राजा होता है, जो सेंटर में होता है या केंद्र में बैठता है, यानी केंद्रीय शक्ति ज्यादा हावी होती है। तो ठीक बंगाल भी, अवध भी उसी प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक उसी पे आधार पर जो सबसे ताकतवर एक और राज्य हुआ उत्तराधिकारी, वो था हैदराबाद। ये निजामुल मुल्क के अधीन, ये बहुत ही ताकतवर, आप पता ही है इसका, कुछ लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो आगे इसके बारे में भी चर्चा होगी किस तरह हैदराबाद भारत में मिला। निजामुल मुल्क के अधीन। ठीक उसी प्रकार से विद्रोही राज्य भी हुए, जिनमें बहुत सारे विद्रोही राज्य, जैसे मराठा परिसंघ का भी विकास हो चुका था, मराठे, जौनपुर, फिर दक्षिण के कुछ राज्य थे जो विद्रोही राज्य थे, मतलब वो एक छोटे से क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम, तो वो उनके टैक्स या लगान देना स्वीकार नहीं करते थे, तो अपने आप को मतलब युद्ध उनके साथ चलता रहता था। मराठाओं के साथ आपने देखा होगा शिवाजी का मुकाबला, आपने मूवी भी देखी होगी, आई थी, मुगलों के छाती पे सर करके अपना तिरंगा फहराएंगे। तो मराठा परिसंघ का भी विकास हो चुका था। तो ये कुछ उत्तराधिकारी राज्य और विद्रोही राज्य मुगल के विघटन, सल्तनत के विघटन के बाद आए। लेकिन अब अंग्रेजों को थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगा था कि अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई। और जाहिर सी बात है, अगर उनको कुछ पाना है तो भाई इनसे भी मिलना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, यानी मतभेद भी करना सीखेंगे, फूट डालो शासन करो। तो उसके अलावा और भी कुछ राजपूत भी थे। राजस्थान का आपने नाम सुना ही होगा, राजस्थान में राजपूताना क्षेत्र है। तो अब इनका काम था, अब अंग्रेजों ने क्या सोचा होगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखी मुगल सल्तनत में कोई अब ताकत नहीं पैदा रह गई है, तो उनके अंदर धीरे धीरे राजनीतिक इच्छा भी जागृत होने लगी कि हम अब व्यापारिक कंपनी न रह करके एक राजनीतिक कंपनी भी बनेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने उच्च स्तर पर भी बात भी किया। ठीक, और कुछ राज्य फिर आए विद्रोही राज्यों के अलावा, मुगल सल्तनत के परिधि के बाहर के राज्य, जो ये विद्रोही थे, जिनके साथ मतलब थोड़ा बहुत लगान वगान चलता रहता था, हारते हराते ये सब उनके साथ होता रहता था। कुछ मुगल
साम्राज्य के परिधि के बाहर थे, बिल्कुल वो साउथ का पार्ट हुआ करता जो कर्नाटक में है, वो मैसूर का राज्य था एक। ये उनकी परिधि से बाहर के राज्य थे। टीपू सुल्तान वगैरह का नाम सुना होगा, हैदर अली का नाम सुना होगा, वो इसके यहाँ के सुल्तान थे। ठीक है। फिर उसके बाद मैसूर का राज्य था हैदर अली के नेतृत्व में। फिर त्रावणकोर भी था जो बिल्कुल साउथ में है, मार्तंड वर्मा के, त्रावणकोर का राज्य मार्तंड वर्मा, ये कुछ इसके परिधि के बाहर के राज्य थे, बिल्कुल साउथ का पार्ट। आपने देखा होगा भी बहुत सारे साउथ का पार्ट लगभग हर साम्राज्य में अछूता ही रहा है पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ पे एक तो सामुद्रिक व्यवस्था है, मार्ग है, अगर कोई वहाँ से शक्तिशाली राज्य आता है, ये सब काम कौन जीतेगा। अब यही क्वेश्चन भी आएगा आगे चलकर कि भारत में ब्रिटिश ने आधुनिक भारत के निर्माण में और भारत को एक भारत कहने का भी जो नाम आता है कि भारत को किसने भारत को एकीकरण में सहयोग दिया, तो ब्रिटिशों को दिया जाता था। हालांकि उस पर भी चर्चा होगी कि लेकिन ये बात सत्य है कि उन्होंने पूरे मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सबको लगभग विजिट कर लिया था। विजिट मतलब अपने अधीन करेंगे। तो एक तरह से ये देखा भी जा सकता है कि उन्होंने इसको एक किया, कैसे किया, रेलवे के माध्यम से लिंक करा, रोड, सड़कें, अपने अपने क्षेत्रों पे जाकर के वहाँ पे व्यवस्था, स्टेट्स को अलग अलग नाम, जैसे मद्रास, मुंबई राज्य, इस तरह से अवध, और इधर सिंध का क्षेत्र मैंने कल दिखाया था मैप में, ये वही राज्य बनेंगे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि मुगल सल्तनत का विघटन के बाद ये कुछ 3 प्रकार के राज्य भी सामने आए, कुछ उनके परिधि से बाहर, कुछ उत्तराधिकारी राज्य, कुछ विद्रोही राज्य। ये होना आम बात है, लाजमी है। तो तो अभी मैंने जैसे बताया कि क्या ब्रिटिश को भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा संभव है कि जैसे मैंने बताया। लेकिन शशि थरूर की एक बुक भी आई थी जिसका नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर करके एक बुक थी। उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि ऐसा भारत में अनेकों बार हुआ है कि कोई शक्तिशाली राज्य उठा है और भारत को पूरे विजित करने का काम भी किया है और भारत को एकीकरण के एक सूत्र में बांधने का भी काम किया है। उसके अलावा बहुत सारे ऋषि महात्मा भी हुए और भारत में पूर्व काल में भी, प्राचीन भारत में भी जम्बू द्वीप की भी अवधारणा रही है। जम्बू द्वीप, ये 4 ऐसे मठ हैं जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि भारत पहले से ही एक था, न कि अंग्रेजों के आने पर हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ा मानना एक बात हो सकता है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि इन्होंने भी थोड़ा सा इसमें ये अनजाने में हुआ है, ये अपने लाभ के लिए ही कर रहे हैं। ये मानना भी उतना ही सत्य है जितना ये हम इस पॉइंट को मानने की बात कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा योगदान दिया। लेकिन ये मानना कि अंग्रेजों ने ही किया, ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा है, बिल्कुल ही गलत अवधारणा है। क्योंकि कोई भी ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य उठता और जिस प्रकार से मराठा उठ रहे थे, ऐसा हो सकता था अगले कुछ समय बाद कि वो पूरे भारत को विजित कर लेते। हालांकि ऐसा संभव हो नहीं पाया। तो यह एक रीजन बन सकता है कि क्या ब्रिटिश ने भारत में राजनीतिक एकीकरण में सहयोग दिया, मतलब भारत के अखंड भारत को जो हम बात करते हैं उसको एक करने का काम भी किया नहीं है। लेकिन पॉइंट बन सकता है इस चीज़ को। और ये आप जो मैंने अभी बताया, जिस पुस्तक का नाम जो शशि थरूर जी ने बुलाया, बहुत ही उन्होंने लताड़ा भी है जाकर के उनके वहाँ पार्लियामेंट सेशन में अलग से भी, कि आपका जो ये एम्पायर है, जो लंदन आप पे जिस पे फ़क्र करते हैं, वो भारत के एक एक
संपत्ति से, भारत की ही संपत्ति से बना है। आपको पता होना चाहिए बंगाल का लगभग 45%, लगभग 45% भारत का बंगाल से ही एक्सपोर्ट होता था लंदन के लिए। उस समय का वो सबसे सर्वाधिक धनी राज्य हुआ करता था बंगाल। अब देखने में ही लग रहा है वहाँ पे सूती कपड़ा का बहुत ज़्यादा मांग था। उधर ऊपर चाय का बागान भी हो गया था और बहुत प्रकार के पेड़ वगैरह, जो वुडन का काम भी हुआ करता वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से किया। और इधर उत्तर में चाइना को भी उसकी वजह से कंट्रोल कर रहे थे। तो बंगाल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा था उनके आगे जाने में। आपको पता होगा जब डुप्ले को हराया गया तो उसमें सहयोग जिस संसाधन ने किया वो बंगाल के ही संसाधन ने किया था। तो बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। तो आपने ये समझा कि एक पॉइंट ये हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट भी हम अपने तरफ से हम अपनी स्टेटमेंट को भी प्रूव करेंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो हिस्ट्री ऐसा ही चीज़ है कि इसमें कुछ भी ये नहीं मान लिया जाता यही सारा सत्य है, यही सारा झूठ है। नहीं, ह्यूमैनिटीज़ का एक अपना ऑरा है, एक अपना अस्तित्व है, एक अपना समझ है कि आपको मतलब इसमें सभी मत को शामिल करने की जो क्षमता है वो हिस्ट्री में है। अगर आप जियोग्राफी में जाएंगे तो सभी मत को स्वीकार नहीं शामिल नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास 60-70% प्रूफ ना हो। और इसमें क्या है कि आप 10% भी अगर आप दे रहे हैं, 5% भी आप दे रहे हैं कुछ प्रूफ, तो इसमें स्वीकार एज अ पॉइंट स्वीकार कर लिया जाएगा कि हाँ एक पॉइंट ये भी हो सकता है। तो ये बहुत ही वास्ट इसीलिए माना जाता है कि इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है। विचार आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप माने या ना माने और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। और थ्रू द एग्जामिनेशन का भी यही डिमांड है कि आप सारे पक्षों को अच्छे से बताएं। अब आगे का पॉइंट में चलते हैं। अब हमने एक बताया था मुगल सल्तनत का विघटन, एक और घटना इसी के साथ घटित होने जा रही थी, हो भी रही थी साथ में, वो था दिल्ली का सूनापन। दिल्ली का सूनापन मतलब कोई सुल्तान ना होना दिल्ली में। और दिल्ली में कोई सुल्तान नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ इस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? एक मराठा थे और है निज़ाम था। निज़ाम के पास उतने रिसोर्सेज नहीं रह गए थे कि वो दिल्ली की तरफ कूच कर सके। मराठा के पास वो रिसोर्सेज था। एक ये शक्तिशाली था जो भारत में रहकर के सबसे शक्तिशाली था। दूसरा जो मध्य एशिया से आने वाला, यानी कि अफगानिस्तान, आपने देखा होगा मैप में हल्का सा पाकिस्तान, तो वहां से भी एक शक्ति निकल कर आने वाली है जो दिल्ली के सिंहासन को देख रही है कब्जा करने के। और ठीक मराठा भी वही सोच रहे हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर ये यहाँ से निकलेंगे तो जिस जगह पॉइंट पे जाएंगे उस जगह का नाम है पानीपत, और ये भी वहीं आएंगे पानीपत। आपने एक मूवी भी देखी थी पानीपत, ध्यान होगा आपको पानीपत, अभी हाल ही में मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त अफगानी सुल्तान बना हुआ है, और अर्जुन कपूर की मूवी थी, वो सदाशिव का शायद रोल निभा रहे थे, वो मराठा ही थे, मराठा पेशवा थे। तो जा करके उनकी लड़ाई यहाँ होती है। और उस मूवी से आप बिल्कुल मैच मत कर लेना, जो बाजीराव मस्तानी थी वो अलग है, वो पहले की है, थोड़ी सी पहले की है। मतलब बाजीराव पेशवा के बाद वही सदाशिव, और 8-10 साल के बाद, 15 सालों के बाद सदाशिव की आते हैं। मराठा क्यों गए, अफगानिस्तान की सेना भी क्यों आई? ऐसा कहा जाता है कि एक विवाद भी है कि अवध के नवाब ने उनको आमंत्रित किया था और मराठाओं को संसाधनों की भी जरूरत थी, हालांकि इतने संसाधन थे कि वो वहां पे जा पाए। तो अफगानी भी वहां से अपना निकले, तो जिस क्षेत्र में आए वो अभी मैंने बताया था वो क्या था, पानीपत। तो क्वेश्चन भी एक बार मेंस में, यूपीएससी के मेंस में आया हुआ है कि ऐसा क्या कारण है कि विभिन्न भूख प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत के मैदान में हुई थी। तो एक तो रीज़न
पानीपत का देख लेते हैं इस मैप। पानीपत जो क्षेत्र पड़ता है वो दिल्ली का द्वार है, यानी दिल्ली में अगर कोई प्रवेश करना चाहे, अगर कोई नॉर्थ वेस्ट से आए यानी उत्तर पश्चिम से आए तो उसको पानीपत से ही आना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे एक थर्ड गेट हुआ करता है, यानी थर्ड गेट, यानी इसकी सुरक्षा अगर टूटी तो अफगानी आसानी से घुस जाएंगे, और घुसेंगे तो उनका सामना जो भी शक्तिशाली उस समय राज्य होगा वो भी आगे बढ़ करके ये इसी क्षेत्र में जाएगा, और ये खाली मैदान भी हुआ करता है। तो इसका कुछ जियोग्राफिकल रीजन भी है। तो इसकी वजह से पहला पॉइंट ये बनता है कि ये दिल्ली का प्रवेश द्वार है। तो इसकी वजह से पहला पॉइंट ये बनता है कि पानीपत की लड़ाई के पीछे कारण ये है कि ये दिल्ली का प्रवेश द्वार है। एक ये रीजन हो जाएगा। दूसरा रीजन है कि और अन्य जगह ऐसे भी नहीं है जहां पे लड़ाइयां लड़ी जा सकें, यानी उस तरह का खुला मैदान भी नहीं है। और हालांकि ये एक बात है कि नीचे दिल्ली के नीचे अगर जाएंगे और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, नीचे झांसी वगैरह का एरिया भी खुला ही है, उसको न देखने की वजह ये पानीपत का अपना एक क्षेत्र बनता है। और उसके अलावा ये दिल्ली का प्रवेश द्वार है पहला। ये दूसरा पॉइंट, इसको वैज्ञानिक सुरक्षा रेखा भी बोला जाता है। वैज्ञानिक सुरक्षा रेखा भी बोला जाता है क्योंकि कोई भी आएगा, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, मतलब ये बात कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक स्तर पे बोला जा रहा है, जो भी रिसर्च वगैरह हुए हैं, मुझे खास इसका बारे में पता नहीं है, कि जो भी ताकतें आएंगी तो पहले इस द्वार को तोड़ेंगी। जैसे अभिमन्यु को ये पता था कि चक्रव्यूह के द्वार कैसे तोड़े जाते, निकलना नहीं जानता था, ठीक उसी प्रकार ये भी एक चक्रव्यूह का द्वार हुआ करता था। इसको वैज्ञानिक सुरक्षा रेखा या सुरक्षा पंक्ति बोला जाता था। और उसी तरह अपने आसपास के क्षेत्रों में ये व्यवस्था कराई होती थी। तो वो जो अपने सुल्तान हुआ करते थे वो ऐसा करते थे। अगर हमें इस पे तीसरा कोई पॉइंट देना हो तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, मैंने क्या, एक भौगोलिक आधार भी है, एक भौगोलिक, यानी कि एकदम खुला मैदान है। तो कोई भी यहाँ पे अगर सेना सुल्तान वगैरह होते थे तो ज़्यादातर ऐसे ही कुछ जगह ढूंढते थे, और क्योंकि दिल्ली से ये बहुत पास में है तो वहीं आमंत्रण भी किया जाता था कि भाई आप आइए, अगर आपके पास दम है तो आइए यहाँ पे लड़ लेते हैं। तो पानीपत इसीलिए था, ठीक, इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे भूख प्रकंपी जो लड़ाइयाँ हैं इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हुई। अब इसके अलावा भी जान लेते हैं। पानीपत का युद्ध कितना महत्वपूर्ण था हमारे लिए, ये भी जानना एक बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पानीपत का युद्ध क्यों जरूरी है, क्यों, कितना निर्णायक था? जो अंतिम युद्ध की बात मैं कर रहा हूं, यहां से अंग्रेजों का काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि एक ताकत मराठा जो हार जाएंगे, यानी यहाँ से मराठा निकल जाएंगे, और अब मोहम्मद शाह अब्दाली के में जो अफगानी सेना थी वो जीतती है, और यहाँ से दिल्ली से अवध वगैरह जो क्षेत्र से अपना एक पैसा वसूल करके वापस भी चली जाती है। जब वापस चली जाती है तो वापस दिल्ली फिर से शून्य की स्थिति में आ जाएगी, और इस बार वो मौका नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि अंग्रेजों ने अपना दबदबा एक जगह दिखा दिया था, वो था 1757 का प्लासी का युद्ध, जिससे उनको बड़ी मात्रा में धन अर्जन हुआ था। धन अर्जन का उन्होंने फायदा कहाँ लगाया? दिल्ली पर
कब्जा करने के लिए, क्योंकि 1761 में जो अंतिम शक्ति थी वो मराठा थी, और जो बहुत ही ताकतवर उस समय थी, जिसकी वजह से अंग्रेज भी बिल्कुल चुप थे, और वो वहाँ पे हारती है, और अफगानी सेना भी अपना मतलब मन बदल लेती है, या फिर अच्छा खासा धन लेकर के वापस अपने देश वापस लौट जाती है, जिसका पूर्ण रूप से फ़ायदा अंग्रेज उठाते हैं। और इसका और अच्छे से फ़ायदा कब उठाएंगे, वो 1764 का बक्सर का युद्ध होगा, जिसमें वो पूरी तरह से ये बता देंगे कि हम ही हैं अंतिम शक्ति भारत की, और हम ही निर्णय लेंगे यहाँ की जनता की भी। अब बताइए कितने आसानी से 100-150 सालों के धैर्य ने उनको एक ऐसा क्षेत्र देने जा रहा था जो उनको जीवन भर के लिए उनको एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित कर देगा। और आपको पता है कि 5 महाशक्तियों में यूके की भी काउंटिंग होती है, और अर्थव्यवस्था भी उसका देख सकते हैं कि वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है। हालांकि भारत उसको एक बार क्रॉस भी कर चुका है, और आई थिंक इधर थोड़ी सी डिक्लाइन की वजह से थोड़ा सा पीछे भी आया है। लेकिन ये भारत की भी विजय ही है कि एक तरह से बहुत अच्छी इकोनॉमी आगे बढ़ी भारत की। हालांकि अभी भी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी की, तो वो चलता रहेगा। तो ठीक ये पार्ट है जो 1764 का बक्सर का युद्ध, उसको एक निर्णायक मोड़ दे देगा, और जो राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई थी दिल्ली के लिए वो भर देंगे। उसके बाद भरने के बाद वो मित्रवत व्यवहार भी करेंगे, कुछ अपनी सेना भी बनाएंगे धीरे धीरे। तो क्वेश्चन भी बनता है कि क्या केवल मात्र पानीपत का, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और इनमें से जो भी चाहें वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भेज भी सकते हैं उस क्वेश्चन को लिख करके कि क्या एक, हालांकि ये अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन एक जो पढ़े होंगे अच्छे से, शायद मुझसे भी अच्छे से जानते होंगे, वो जरूर क्वेश्चन कर दें। क्या पानीपत क्या 1761 के पानीपत के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में पूर्णतः शासन करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था? मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अब यही इसके निर्णय पे बताना है कि क्या ऐसा चीज है कि क्या 1761 के पानीपत के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में पूर्णतः शासन करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो इसको एलोबरेट करना, हालांकि बताना एक पॉइंट है कि पानीपत के युद्ध ने, क्योंकि दोनों ही जो मराठा थी और अफगान थे वो वापस जा रहे थे, मराठा तो हार ही चुकी थी, अब दोबारा अपने आप को खड़ा करी तभी तो आ पाएगी, और जो शक्तिशाली राज्य अफगानी थे वो वापस चले गए। तो और उसके अलावा दूसरा पॉइंट 1757 से जीत के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास भी शक्ति आ गई थी, और अपने दमखम को भी वहां पे उन्होंने साबित कर दिया था। और ठीक उसके बाद जो 1761 ने जिस मार्ग को प्रशस्त किया वो था 1764 में लड़े गए निर्णायक, अंग्रेजों के लिए सबसे निर्णायक युद्ध जो लड़ा गया वो 1764 में बक्सर के युद्ध ने इनको भारत में पूर्णतः शासन करने की का मार्ग ही नहीं अपितु कब्जा करवा दिया। और इसी को इलेबोरेट करके लिखना है, यही क्वेश्चन है। अगर जिसको कुछ इसमें करना हो वो कर सकता है, बता सकता है कि क्या करना क्या नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। कितने शब्दों में लिखना है? 150 वर्ड से काफ़ी है, आई थिंक छोटा है। 100 वर्ड भी आप अगर इस्तेमाल